सोर्सेज ऑफ मोनोपोली पावर। संक कॉस्ट भी एक तरह का बैरियर्स टू एंट्री है, ठीक है। संक कॉस्ट मतलब ऐसा खर्चा जो संक मतलब डूब जाना, मतलब कि वो डूब जाएगा, वो रिकवर नहीं हो पाए ना कि चलो हम कोई एसेट्स खरीद लिए हैं तो चलो नहीं भी चलेगा, जैसे कि अगर हम मशीन खरीद लिए तो बेच के मेरा कुछ पैसा रिकवर। लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन टू रीजन सच एज रीसेल इज नॉट पॉसिबल। और दो रीजन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता। अब जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है? सोर्सेज ऑफ मोनोपोली पावर। अभी जो हम लोग पढ़े मोनोपोली पावर मतलब पावर टू चार्ज अ प्राइस अबव मार्जिनल कॉस्ट, है ना। मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर जितना ज्यादा हम प्राइस चार्ज कर सकते हैं मोनोपोली पावर उतना ज्यादा होगा। जितना भी मार्केट है, कौन सा मार्केट में आपको लग रहा है कि मोनोपोली पावर ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा मोनोपोली पावर कौन सा मार्केट में होगा? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जाहिर सी बात है मोनोपोली में होगा क्योंकि एक ही सेलर है, तो उसका सबसे ज्यादा ताकत होगा कि वो मार्जिनल कॉस्ट से जितना चाहे ऊपर प्राइस चार्ज कर सकता है। ये सवाल कितना मार्क्स का रहेगा? ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे हो तुम, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ मोनोपोली पावर में अब देखते हैं क्या सोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है मोनोपोली पावर, क्या चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सोर्स मतलब यही हो रहा है मोनोपोली पावर कौन सा चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मोनोपोली पावर ज्यादा होगा या कम होगा। तो सबसे पहला चीज जो है नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। जैसे कि अभी आप लोग बोले मोनोपोली में सबसे ज्यादा क्या होगा? मोनोपोली पावर ज्यादा होगा क्योंकि वो सिंगल सेलर है ना। तो इसका मतलब है मोनोपोली पावर डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। मोनोपोली में क्या होता है? उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं होता है, तो मोनोपोली पावर ज्यादा होगा। अगर कॉम्पिटिटर ज्यादा है, बहुत कॉम्पिटिटर्स है, तो हम ज्यादा प्राइस चार्ज कर पाएंगे? नहीं, तो फिर मेरा सेल कम हो जाएगा, सब कॉम्पिटिटर से खरीदने लगेंगे, तो मोनोपोली पावर कम होगा। तो यानी कि मोनोपोली पावर डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। जितना ज्यादा कॉम्पिटिटर होगा उतना मोनोपोली पावर कम होगा, और जितना कम कॉम्पिटिटर होगा उतना मोनोपोली पावर ज्यादा होगा। क्लियर है? फिर नंबर 2 बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर्स टू एंट्री का बहुत सारा एग्जांपल आपको दिए थे, इसमें से आप कुछ देख भी सकते हैं। गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस अभी हम आपको एक्सप्लेन किए थे, पेटेंट राइट्स को भी एक्सप्लेन किए थे। पेटेंट राइट्स भी गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस ही है, अलग से लिखा हुआ है। संक कॉस्ट भी एक तरह का बैरियर्स टू एंट्री है, ठीक है। संक कॉस्ट मतलब ऐसा खर्चा जो संक मतलब डूब जाना, मतलब कि वो डूब जाएगा, वो रिकवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे हैं, मान ले रहे हैं हम सोच रहे हैं कि एक बिजनेस स्टार्ट करने का, और वो उसमें एक कॉस्ट जो है ऐसा कॉस्ट है जो हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो हम उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। एक होता है ना कि चलो हम कोई एसेट्स खरीद लिए हैं तो चलो नहीं भी चलेगा, जैसे कि अगर हम मशीन खरीद लिए तो बेच के मेरा कुछ पैसा रिकवर हो जाएगा। तो संक कॉस्ट ऐसा है जो रिकवर नहीं हो पाएगा। अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो फिर खत्म, ठीक है। संक कॉस्ट का एग्जांपल, एक इंपॉर्टेंट जो है एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। किसी बिजनेस में ऐसा होता है जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है एडवर्टीजमेंट में, कि बहुत ज्यादा आपको खर्चा करने पड़ेगा एडवर्टीजमेंट में। तो अगर जिस बिजनेस में एडवर्टीजमेंट का खर्च बहुत ज्यादा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को आप रिकवर नहीं कर पाइएगा। जैसे कि हम जैसे बताया ना, कुछ एसेट्स आप खरीदें, आप जमीन खरीदें, बेच सकते हैं, नहीं चला तो आप जो भी जगह खरीदें, जो मशीन खरीदें, तो बहुत ऐसा चीज जो है, अगर वो सब मेजर कॉस्ट है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट भी होता है लेकिन एडवर्टीजमेंट में थोड़ा बहुत खर्चा होगा, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो है एडवर्टीजमेंट में तो ज्यादा खर्चा होगा नहीं, ठीक है, लेकिन ये सब चीज जो है हम रिकवर कर सकते हैं। अगर नहीं चला बिजनेस तो बेच के हम पैसा आ जाएगा मेरे पास। लेकिन एडवर्टीजमेंट में अगर हम खर्चा कर दिए तो जिसको एडवर्टीजमेंट करने के लिए बोले उसको बोल सकते हैं पैसा वापस करो, वो चला गया तो चला गया और नहीं आएगा। ये एक संक कॉस्ट का एग्जांपल है। तो कोई भी, ये एक बैरियर्स टू एंट्री क्यों है? अगर कोई भी बिजनेस देखेगा कि हम मतलब ये बिजनेस स्टार्ट करें कि नहीं करें, फिर देखेंगे इसमें ना डूबने का चांसेस, रिस्क बहुत है, संक कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इतना एडवर्टीजमेंट में खर्च है, बाई चांस मेरा बिजनेस नहीं चला तो पूरा पैसा डूब जाएगा, तो जल्दी नया फर्म एंटर नहीं करेगा। अगर संक कॉस्ट उस बिजनेस में ज्यादा है, डूबने वाला कॉस्ट ज्यादा है, तो ये एग्जाम्पल है, संक कॉस्ट एग्जाम्पल है बैरियर्स टू एंट्री का। तो जो भी है मोनोपोली पावर डिपेंड करता है बैरियर्स टू एंट्री पे। इसके बारे में आप लोग बताइएगा कि मान लिए बैरियर्स टू एंट्री बहुत ज्यादा है,
न्यू फर्म जल्दी एंटर नहीं कर पाता है। तो ऑलरेडी जो फर्म मार्केट में है तो वो लोग का मोनोपोली पावर ज्यादा होगा, प्राइस ज्यादा चार्ज करने का ज्यादा पावर होगा या कम चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि तो वो फायदा उठाएगा, जल्दी नया फर्म एंटर नहीं कर पा रहा है तो हम ही जो है ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। अगर नया फर्म आने का चांसेस ज्यादा है तो हम जो है प्राइस को कम रखेंगे। क्यों प्राइस कम रखेंगे? कम प्राइस में कोई नया फर्म एंटर नहीं कर पाएगा, इतना कम में ज्यादा प्रॉफिट नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली बैरियर्स टू एंट्री अगर ज्यादा होगा कि न्यू फर्म जल्दी एंटर नहीं कर पाए तो हमको टेंशन नहीं है, जितना चाहे प्राइस चार्ज करें। तो बैरियर्स टू एंट्री के ऊपर डिपेंड करता है मोनोपोली पावर, ठीक है। फिर तीसरा क्या? लोकेशन। अगर जिस बिजनेस का लोकेशन बहुत अच्छा है, तो मान लिए एक शॉप है, थोड़ा देर के लिए मान लिए उसका लोकेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जगह पे मार्केट एरिया पे है, ठीक है, तो उसका मोनोपोली पावर ज्यादा होगा प्राइस चार्ज करने का या मोनोपोली पावर कम होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि वो अच्छा लोकेशन है। एक और शॉप है, वो कोई और जगह पे है लेकिन वो बहुत अंदर में है, ठीक है, वो दिखता नहीं है, जल्दी नजर नहीं आ रहा है, तो वहां पर वो सेलर का प्राइस चार्ज करने का पावर कम होगा। लोकेशन का आदमी फायदा उठाता है, अच्छा लोकेशन है तो अच्छा लोकेशन में देखिएगा रेंट भी ज्यादा होता है वो सब शॉप का, और वहां पर मिलता है अच्छा प्राइस, वो मिल सकता है। तो अगर लोकेशन अच्छा होगा तो मोनोपोली पावर ज्यादा होगा, ठीक है। फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल किसको बोलते हैं? लार्ज स्केल ऑफ प्रोड्यूसर, लार्ज स्केल प्रोड्यूसर जो होता है, जो बल्क पे गुड्स प्रोड्यूस करता है, बड़ा बड़ा कंपनी जो है जो बल्क पे गुड्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसका सेल भी बहुत है, तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब वो उसको बेनिफिट होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने की वजह से। क्या बेनिफिट है बताइए? तो आप लोग पढ़े हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से क्या बेनिफिट होता है? आपका कॉस्ट घट जाता है, राइट, ट्रेड डिस्काउंट और भी बहुत सारे चीज की वजह से आपका कॉस्ट क्या होता है? एवरेज कॉस्ट घट जाता है, आप सस्ता में गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं कंपेयर टू द स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर। लार्ज स्केल प्रोड्यूसर क्योंकि बल्क पे प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका एवरेज कॉस्ट क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। तो अगर जो लार्ज फर्म्स है, जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उसको मिलता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलता है, जो स्केल में प्रोड्यूस करता है, बहुत बड़ा लार्ज क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करता है, तो उसको क्या फायदा मिलता है कि वो सस्ता में गुड्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो न्यू फर्म्स वो बड़ा कंपनी से एंटर करने में डरेगा, क्योंकि वो अगर कोई नया फर्म एंटर करने सोचेगा तो देखेगा इतना बड़ा फर्म यहां पर है, टाटा है, बिरला है सपोज। अब हम अगर मान ले रहे मार्केट एंटर करेंगे तो फिर वो इसलिए डरेगा कि उसका तो कॉस्ट बहुत कम है, वो सस्ता में भी सेल कर सकता है। अभी मार्केट में कोई नहीं है तो वो महंगा में गुड्स सेल कर रहा है। नया फर्म एंटर करेगा तो उसको पता है ये तो बहुत सस्ता में गुड्स सेल करता है, और जहां अपना प्राइस वो कम कर दिया तो इतना कम प्राइस में तो हम नहीं सेल कर पाएंगे गुड्स। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए न्यू फर्म एंटर जल्दी नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा बड़ा प्रोड्यूसर है जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उसको मिलता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब वो सस्ता में गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है, उसका वो गुड्स को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट जो है 1000 रुपया है और कोई और फर्म प्रोड्यूस कर रहा है उसको 1500 में, तो उसको पता है इसका कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम है, मेरा ज्यादा है, अगर हम एंटर करेंगे तो रिस्क है, नया वो फर्म से हम टक्कर नहीं ले पाएंगे। अगर वो प्राइस कम कर दिया तो हमको लॉस होगा, तो हमको भी तो वही प्राइस कम करके बेचना होगा ना, और हमको एग्जिट करना पड़ेगा मार्केट से। तो ये भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से भी क्या होता है, अगर बहुत सारा फर्म्स, कुछ फर्म्स ऐसा है मार्केट में जो पर यूनिट कॉस्ट का बहुत कम है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट उठा रहा है वो, तो नया फर्म जल्दी एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये लोग जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म्स है वो लोग क्या करेगा, उसका पावर ज्यादा होगा प्राइस चार्ज करने का, वो देखेगा न्यू फर्म्स तो एंटर नहीं कर पाएगा, टेंशन क्या है, ठीक है, तो हम तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हम तो बहुत सस्ता, मेरा सस्ता में हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तभी ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा जब तक कि नया फर्म एंटर नहीं करे, ठीक है। तो पावर ज्यादा होगा प्राइस ज्यादा चार्ज करने का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़ चुके थे कि इनवर्स रिलेशन है इलास्टिसिटी और मोनोपोली। एल मतलब मोनोपोली पावर, दोनों में इनवर्स रिलेशन है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होने से मोनोपोली पावर कम होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब होता है कि प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड कितना चेंज हो रहा है। कुछ गुड्स का इलास्टिसिटी कम होता है, जैसे मेडिसिन है, फूड है, जो जरूरी गुड्स है, ठीक है। प्राइस अगर इसका घटता है तब भी डिमांड ज्यादा नहीं बढ़ता, लोग उतना ही खरीदते हैं, थोड़ा बहुत बढ़ता है डिमांड। और प्राइस बढ़ता है तो डिमांड ज्यादा नहीं घटता है, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ भी गया तब भी हमको मेडिसिन खरीदना है, फूड खरीदना है, तो डिमांड थोड़ा बहुत चेंज करता है, इलास्टिसिटी इसका कम है,
और ज़्यादा इलास्टिसिटी मतलब कि प्राइस अगर एक गाड़ी है नहीं भी खरीदेंगे तो चलेगा, प्राइस कम होता तो डिमांड बहुत बढ़ जाता है, लेकिन दाम बढ़ने से डिमांड बहुत घट जाता है। तो ये सब चीज़ का इलास्टिसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो याद आया इलास्टिसिटी ज़्यादा मतलब क्या है, इलास्टिसिटी कम मतलब क्या है, ठीक है। अब सोचिए आप कि हम अगर एक सेलर हैं और हम गुड्स सेल कर रहे हैं, अब सोचिए कि अगर हम मान लिए एक सेलर है और हम गुड्स सेल कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मान लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मार्केट में जो है, ठीक है, कम है। मान लिए गुड्स क्या है, मेडिसिन है, ठीक है, लोग खरीदेंगे ही, इलास्टिसिटी कम है, प्राइस बढ़ाएं घटाएं डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं करेगा। तो मेरा पावर जो होगा प्राइस चार्ज करने का वो क्या होगा, ज़्यादा या कम, ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो इलास्टिसिटी जो गुड्स का कम होगा तो मेरा मोनोपोली पावर ज़्यादा होगा। जैसे कि मेडिसिन है, फूड है, लोग खरीदेंगे ही, ज़्यादा दाम बढ़ा के बेचेंगे, मेरा पावर होगा, लोग को खरीदना ही है हर हाल पे, ठीक है। तो इलास्टिसिटी कम होने से मोनोपोली पावर ज़्यादा होगा। अगर जिस गुड्स का इलास्टिसिटी ज़्यादा है, अगर दाम बढ़ता है तो लोग कम खरीदते हैं, डिमांड बहुत घट जाता है, तो मेरा मोनोपोली पावर ज़्यादा होगा या कम होगा, कम होगा, क्योंकि अगर हम दाम बढ़ाएंगे फौरन डिमांड मेरा बहुत घट जाएगा, तो मेरा ज़्यादा प्राइस चार्ज करने का पावर कम होगा, मोनोपोली पावर कम होगा। तो यह है इलास्टिसिटी का कंसेप्ट। अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, जैसे कि मान ले रहे कि एक ऐसा शहर में हम गुड्स सेल कर रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर सब अमीर आदमी लोग हैं, तो वहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होगा, कम होगा। क्यों इलास्टिसिटी कम होगा, क्योंकि अगर हम दाम बढ़ा के भी बेचेंगे तो डिमांड ज़्यादा नहीं घटेगा, क्योंकि अमीर आदमी लोग हैं। तो इलास्टिसिटी कम होने से तो मेरा मोनोपोली पावर ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं हम। और जहाँ पर देखते हैं मिडिल क्लास हो और लोअर मिडिल क्लास हो, गरीब आदमी ज़्यादा है, तो वहाँ प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड बहुत घट जाएगा। तो इलास्टिसिटी वहाँ पर ज़्यादा है तो मोनोपोली पावर मेरे पास कम होगा। समझ में आ रहा है? तो ये कंसेप्ट है सोर्सेज ऑफ मोनोपोली पावर का। मोनोपोली पावर ये सब चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये सब पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? और एक चीज़ जो है यहाँ पे वो है यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट। मोनोपोली मार्केट में एक और चीज़ जो होता है वो है पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, कि यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। ये तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ ना सर। क्या चीज़? ये एक एग्जाम्पल दिए थे हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, कि कहीं पर ज़्यादा, एक शहर में ज़्यादा प्राइस चार्ज करे, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एग्जाम्पल है। जहाँ पर ज़्यादा अमीर लोग हैं, ठीक है, वहाँ पर इनकम ज़्यादा है उस शहर का, ठीक है। मान ले रहे अगर हम गुड्स सेल कर रहे हैं केरला पे या महाराष्ट्र में, वहाँ जीडीपी ज़्यादा, इनकम ज़्यादा है लोगों का, तो मोनोपोली पावर मेरा ज़्यादा होगा, वहाँ ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया। और कोई एक दूसरे शहर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस कम चार्ज कर रहे हैं, जहाँ पर लोग उतना गुड्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो मोनोपोली में ऐसा होता है, वो मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। तो मोनोपोली में जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है उसका जो रीज़न है क्यों ये पॉसिबल है मोनोपोली में, तो एक मिनट, possibility of price discrimination under monopoly, ये आप कॉपी कर सकते हैं, due to following reasons। सिचुएशंस, फॉलोइंग सिचुएशंस। एक तो सिंगल सेलर है मोनोपोली में, दूसरा
यहाँ पे भी लोकेशन चाहिए। तो ये सब रीजंस है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल रह सकता है। एक तो है कि सिंगल सेलर है तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, ठीक है, एक से ज़्यादा प्राइस चार्ज करना, एक से कम प्राइस चार्ज करना, उसको कोई कॉम्पिटिटर नहीं। पहले हम एक्सप्लेन कर दे फिर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट, मार्केट के बारे में इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन है कि कंज्यूमर को पता नहीं है कि हमसे महंगा में गुड्स हमको बेचा जा रहा है, मतलब ये गुड्स किसी और को सस्ता में भी बेचा जा रहा है और कहीं से हम सस्ता में भी खरीद सकते हैं, उसको नहीं मालूम। जैसे कि अगर आप जो बेल्ट होता है या शूज़ वगैरह होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बेल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो जेंट्स बेल्ट होता है, आप बिरसूल हाट जाइएगा तो एक बेल्ट जो है वो 150 रुपये में बेचता है किसी को, और वही वाला बेल्ट किसी को 400 रुपये में बेचता है, ठीक है। तो वो कंज्यूमर जो 400 रुपये में खरीदा है उसको नहीं पता है कि ये 150 रुपये में भी बिकता है। तो अगर कंज्यूमर को आइडिया नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है मार्केट के बारे में, कौन सा गुड्स क्या प्राइस पे अवेलेबल है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है ना। आप देखिएगा सभी जगह, यहाँ पर भी देखिए तोपसे का जो मार्केट है, न्यू मार्केट में भी देखिएगा, आप लोग भी जो कपड़ा खरीदने जाते हैं तो किसी को ठग देता है ना, और किसी को सही, और खास करके जो लड़की लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दाम दर करके 1000 रुपये वाला चीज़ 100 रुपये में खरीद के लेके आती है, ठीक है। तो एनीवे, तो और एक क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन टू रीजन सच एज रीसेल इज नॉट पॉसिबल। और दो रीजन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है जब दोनों में बहुत डिस्टेंस है। एक हम गुड सेल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक गुड सेल कर रहे हैं बैंगलोर में और एक यूपी में, तो बहुत डिस्टेंस है, तो रीसेल पॉसिबल नहीं है। तो यूपी में हम सस्ता में सेल कर रहे हैं और बैंगलोर, सॉरी सिटी और स्टेट है जो भी है, लेकिन बैंगलोर में हम महंगा में सेल कर रहे हैं। तो रीसेल अगर पॉसिबल हो, अगर अगल बगल में है ये एक रीजन यहाँ एक रीजन यहाँ, तो आदमी क्या होगा कि हम एक जगह पे वो गुड्स को हम 500 रुपये में सेल कर रहे हैं और एक जगह 200 में सेल कर रहे हैं। तो 200 में जहाँ पर सेल कर रहे हैं वहाँ का कंज्यूमर, वहाँ का बहुत सारा लोग क्या करेंगे, 200 रुपये में खरीद के यहाँ पर 300 रुपये में बेच देंगे, तो हम तो यहाँ 500 में सेल नहीं कर पाएंगे, है ना। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं होगा अगर रीसेल पॉसिबल है उसका, ठीक है। और या बहुत डिस्टेंस अगर नहीं है तो वो एक आदमी यहाँ से खरीद के यहाँ बेच देगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब जैसे कि यूएस में और देख लीजिए इंडिया में, यूएस का पेप्सी और कोका कोला का प्राइस ज़्यादा होगा कंपेयर टू इंडिया में पेप्सी और कोका कोला का प्राइस कम है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है अगर डिस्टेंस इतना ज़्यादा है। बात समझ में आ रहा है। और कंज्यूमर अगर इर्रेशनल है, जैसे अब एग्जाम्पल दिया था, उसको उतना कुछ नहीं फर्क पड़ता है, बस अच्छा है ना क्वालिटी गुड्स का दे दो, कितना 1000 रुपया दे दो, 10,000 चलेगा। तो इर्रेशनल कंज्यूमर अगर होगा, इर्रेशनल मतलब लॉजिकल कंज्यूमर नहीं है, नवाब का खानदान से है जैसे तुम बोल रहे हो, बेवकूफ़ है या कुछ भी बोल सकते हैं, इर्रेशनल है। रैशनल कंज्यूमर उसको बोलते हैं जो अपना यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने का सोचता है कि हमको ज़्यादा यूटिलिटी मिले कम से कम प्राइस पे, तो उसको रैशनल कंज्यूमर। तो बाकी इर्रेशनल कंज्यूमर है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जगह पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है, जो सिचुएशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। तो किसी से ज़्यादा प्राइस चार्ज करना, किसी से कम प्राइस चार्ज करना। तो एक तो रीज़न ये भी बताया सिंगल सेलर, जैसे कि कोई हमको उस टाइम में बोल रहा था कि इकोनॉमिक्स में यहाँ पर मेरा मोनोपोली है, कोई बोल रहा था ना, ठीक है, ठीक है। तो इन दैट केस अगर मेरे पास कोई ट्यूशन पढ़ने आता है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी से एक से जैसे कि ज़्यादा फीस चार्ज कर सकते हैं, एक से कम फीस चार्ज कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं तो हम कर सकते हैं, ठीक है। करते नहीं एक्चुअली, लेकिन एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो अगर कॉम्पिटिटर नहीं होता है तो पॉसिबल है
कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये ओवरऑल रीजन था। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी 3 टाइप का होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। वो थर्ड डिग्री मार के बारे में बात नहीं हो रहा, ठीक है। तो एनीवे ये सब टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।